हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर तीसरा पर। कुछ कारण से हमारा वीडियो नहीं आ रहा है, तो एक दो दिन लेट हो रहा है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपका हम पूरा सिलेबस एग्जाम से 3 माह पहले कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए, आज हमारा जो तीसरा लेक्चर होगा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 का, जो हमारा पार्ट 1 था राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या, तो आज हमारा तीसरा है, जिसमें हम लोग बात करने वाले बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट, हैदराबाद और मणिपुर का विलय। आपको बता दें, क्या हम जब दूसरे लेक्चर में आपको बताए थे, क्या भारत जब आजाद हुआ था उस समय भारत में क्या था, बहुत सारी रियायतें थी, जिसमें से कुछ रियायत को मिलाने में कुछ समस्या आया था। उन्हीं रियायतों में से हमारा है हैदराबाद और मणिपुर, इन दोनों को मिलाने में थोड़ा सा समस्या आया था, उनको देखेंगे। उनके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका आता है वो आता है कश्मीर की समस्या। कितने बार ये लघु में आपका पूछा गया, दीर्घ में कितना बार पूछा गया है इसकी गिनती नहीं है, इसलिए हमारा मेन टॉपिक जो होगा आज का होगा कश्मीर की समस्या पर। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखें, जाके उसको देख लें, तब आपको ये वीडियो पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद भी आपका ये क्या था, रियायत था, ठीक है। तो हैदराबाद को मिलाने में किस प्रकार की समस्या आया था उसको समझिए। देखिए, भारत में 565 रियायत था, तो उनमें से अधिकतर राज्यों को सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा अन्य नेताओं के प्रयास से भारत में मिला लिया गया, लेकिन कुछ रियायत जो था उसमें से क्या हुआ, उसको मिलाने में क्या होता है, समस्या आता है। हैदराबाद की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वर्तमान समय में जो है, उस समय उसके कुछ क्षेत्र हैदराबाद में ही आता था। तो आपको बता दें, रियायत को मिलने के लिए रियायत को 3 प्रकार की सुविधा, 3 प्रकार के बिंदु दिया गया था। पहला, वह भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में चले जाए या स्वतंत्र रहे। तो ये क्या करता है हैदराबाद, पहली बात इसको जानिए कि हैदराबाद का शासक रहता है आपका निजाम। कौन रहता है, हैदराबाद का शासक का नाम है निजाम। हैदराबाद का शासक तीसरा विकल्प को चुनता है, आजाद रहने का, और इसमें क्या करता है, भारत में मिलता है लेकिन क्या रहता है, ये स्वायत्त रहता है, यानी कि अपने अनुसार ही सब चीज करेगा। और 1 साल से भारत सरकार से ये समझौता भी कर लिया था, तो भारत को मिलाना ही था, 1 साल का समझौता भी कर लिया और भारत में मिल गया। लेकिन क्या किया, ये स्वतंत्र रहने का बात किया। लेकिन हुआ क्या, स्वतंत्र वही 1 साल के अंतर्गत क्या हुआ, हैदराबाद के लोग क्या करता है, कि हैदराबाद का जो लोग रहता है वो निजाम के विरुद्ध क्या कर देता है, आंदोलन छेड़ देता है। हैदराबाद का लोग क्या करता है, निजाम के विरुद्ध क्या कर देता है, आंदोलन कर देता है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, हैदराबाद का लोग क्या करता है, निजाम के विरुद्ध आंदोलन कर लेता है, जिसमें तेलंगाना के किसान रहता है, हैदराबाद की महिला, कम्युनिस्ट व हैदराबाद की कांग्रेस पार्टी। देखिए, हैदराबाद का जो शासक निजाम है, वहां का लोग क्या करता है, लोग के अंतर्गत बात करें तो उसमें से आपका था तेलंगाना का किसान था, हैदराबाद की महिलाएं और हैदराबाद की कांग्रेस सभी इसमें सम्मिलित थी, ठीक है। याद रखिएगा कि हैदराबाद का शासक निजाम क्या क्या था, 1 साल से भारत के क्या क्या था, हम स्वायत्त रहेंगे, भारत उसे स्वायत्त रहने की गारंटी भी दे दिया था। लेकिन हैदराबाद का ही लोग क्या करता है, निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ देता है। और निजाम यहां पर क्या करता है, इन आंदोलन को दबाने के लिए निजाम यहां पर क्या करता है, इधर से देखिए, ठीक है। निजाम क्या करता है, इन आंदोलन को दबाने के लिए एक प्रकार का अर्धसैनिक बल बनाता है और उसको रवाना करता है। उस सैनिक बल को रजाकार के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, उस सैनिक बल को हम लोग, अर्धसैनिक बल को रजाकार के नाम से जानते हैं। रजाकार का काम क्या था, इस आंदोलन को बंद करना। और किसके द्वारा रजाकार को लाया गया, तो निजाम के द्वारा। ये क्या किया, जहां भी आंदोलन हो रहा था वहां ये सांप्रदायिक प्रवृत्ति के कारण गैर मुसलमानों को अत्यधिक मारा पीटा, और रजाकार ने आंदोलनकारियों को बहुत ही भयानक रूप से इसको मारपीट किया। और इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए भारत सरकार की सेना क्या करती है, 1948 में हैदराबाद में घुस जाती है। वहां पर क्या होता है, रजाकार और आंदोलनकारियों के बीच मारपीट होते रहता है, जहां पर क्या होता है, गैर मुसलमान जो रहता है उसको ज्यादा यहां पर क्षति होता है इस आंदोलन में। और 1948 में क्या करता है, यहीं पर भारतीय सेना चल जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए 1948 भारतीय सेना घुस जाता है। भारतीय सेना घुसने के साथ ही क्या करता है, हैदराबाद का जो शासक था निजाम, वह आत्मसमर्पण करता है और हैदराबाद का ही भारत में विलय हो जाता है। सिंपल सा बात आता है, हैदराबाद का विलय में क्या होता है, निजाम क्या रहता है, स्वायत्त रहने की बात करता है। स्वायत्त रहने की बात जब करता है तो वहां के लोग, जो हैदराबाद की महिलाएं और तेलंगाना की महिलाएं, कम्युनिस्ट पार्टी सब जो थी, वहां पर क्या करता है, निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ देता है। और आंदोलन को दबाने के लिए हैदराबाद का शासक निजाम क्या करता है, रजाकार और सैनिक बल जो था इसको रवाना करता है। और
रजाकार जो था इस आंदोलनकारियों को बहुत ही अत्यधिक तरीके से मारपीट किया और इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए 1948 में भारतीय सेना वहां घुस जाती है और इनके बाद हैदराबाद का जो शासक निजाम था आत्मसमर्पण कर देता है और हैदराबाद का भी विलय भारत में हो जाता है। अब देखिए मणिपुर में क्या होता है। आई होप आपको यह हैदराबाद का मामला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आपका मणिपुर में क्या होता है, मणिपुर वाला समझिए, ठीक है। मणिपुर, ओके। देखिए मणिपुर का महाराजा का नाम है बोधचंद्र सिंह। सबसे पहली बार मणिपुर का जो महाराजा का नाम है वो है आपका बोधचंद्र सिंह। नाम याद रखिएगा, बोधचंद्र सिंह। ये भी क्या करता है, आजादी से पूर्व ही भारतीय संघ में अपनी रियासत का विलय संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। ये भी भारत में मिलने के लिए जो भारत का सहमति पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर देता है और उस सहमति पत्र का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। बुक में ठीक से देखिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। यह क्या करता है, आजादी से पूर्व ही भारत में मिलने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है, जिस सहमति पत्र का नाम रहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। और जनमत दबाव के कारण 1948 में क्या होता है, यहां पर चुनाव होता है और मणिपुर में संवैधानिक स्वतंत्र की स्थापना होती है। 1948 ईस्वी में क्या होता है, मणिपुर में याद रखिएगा, 1948 ईस्वी में मणिपुर में क्या होता है, चुनाव होता है। मणिपुर में क्या होता है, चुनाव होता है। और चुनाव में क्या होता है, याद रखिएगा इस बात को, भारत का पहला भाग था जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाकर चुनाव हुआ था। भारत का सबसे पहला भाग था जहां पर सार्वभौम मताधिकार यानी 18 वर्ष से ऊपर 18 वर्ष के व्यक्ति जो उम्मीदवार मतदान करते हैं उसी स्थिति को अपनाते हुए उसी आधार पर चुनाव जो सर्वप्रथम हुआ था 1948 में मणिपुर में हुआ था। याद रखेंगे भारत में सबसे पहले सार्वभौम मताधिकार को अपनाकर चुनाव कहां हुआ था, तो वह आपका मणिपुर में हुआ था और मणिपुर का राजा का नाम है बोधचंद्र सिंह। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन सहमति पत्र पर बोधचंद्र सिंह क्या करता है, अपना हस्ताक्षर करता है। यह भी शुरू में भारत में नहीं मिला था, लेकिन क्या होता है मणिपुर का विधानसभा में क्या करता है, गहरे प्रश्न पर क्या होता है, मतभेद होता है। मणिपुर का कांग्रेस जो था, मणिपुर में जो कांग्रेस पार्टी थी वह क्या करता था, वह क्या चाहता था कि मणिपुर का भी क्या हो, भारत में विलय हो जाए। लेकिन अन्य पार्टियां नहीं चाहती थी कि भारत में मणिपुर का हो। लेकिन इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए क्या करता है, कांग्रेस पार्टी तो क्या कर रहा था, मणिपुर का भारत में मिल जाने के लिए ही कह रहा था और भारत सरकार भी क्या करता है, महाराजा पर दबाव डालकर मणिपुर को भारत में मिला लेता है। आप समझ गए कि मणिपुर का महाराजा का नाम बोधचंद्र सिंह, जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1948 में मणिपुर में पहला चुनाव होता है जिसमें सार्वभौम मताधिकार को अपनाकर यह चुनाव होता है। और आप समझ गए क्या, भारत में मणिपुर मिलाने में कांग्रेस पार्टी क्या कहते हैं, विधानसभा में क्या कह रहा था, क्या भारत में मणिपुर को मिल जाना चाहिए। और इसी स्थिति में क्या करता है, भारत सरकार इसको दबाव डालकर मणिपुर को भारत में मिला लेता है। अब समझिए आपका बहुत ही मेन पॉइंट आता है कश्मीर की समस्या, ठीक है। अभी तक तो ये दोनों नहीं पूछा गया है, लेकिन जानना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि अब पूछे जाने की संभावना हो सकता है। देखिए कश्मीर की समस्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग को ध्यान से सुनना है, इसमें एक भी चीज आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। आपको पीडीएफ के लिए बता ही दिए हैं कहां जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़िए, अर्थात चैनल का जो नाम मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, उसको जाके टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। चैनल का जो सक्सेस का लोगो लगा है वही लोगो मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल से पीडीएफ लेने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कश्मीर की समस्या पर। भारत में कितना रियासत था, 565 रियासत था, उसमें से आपका एक कश्मीर वाला भी भाग था। 1947 के भारत स्वतंत्र अधिनियम में यह प्रावधान था कि रियासत का राजा अपनी रियासत को भारत में संग मिलाए, पाकिस्तान मिलाए या स्वतंत्र बना रहे। देखिए 1947 का जो एक्ट था उसमें यह बात था कि 3 बिंदु था, कश्मीर के सामने भी वही 3 बिंदु था, भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में चल जाए या स्वतंत्र रहे। कश्मीर वाला क्या करता है, तीसरा बिंदु को अपनाता है, क्या करता है, स्वतंत्र रहने की बात करता है। जब आपको पश्चिमी पाकिस्तान दिखाए थे तो वह कश्मीर का बगल में ही था। तो कश्मीर वाला क्या करता है, कश्मीर का राजा क्या कहता है, हम क्या करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। देखिए यहीं पर बात होता है, बात क्या कहता है, ये ना भारत में मिलता है ना पाकिस्तान में मिलता है, ना भारत मिलता है ना ही पाकिस्तान में, स्वतंत्र रहने का बात
करता है और भारत में मिलने से यह इनकार कर देता है। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए क्या करता है पाकिस्तान वाला, क्या करता है इस पर आक्रमण कर लेता है। पाकिस्तान देखिए इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए यहां पर आक्रमण कर देता है। पाकिस्तान इसी स्थिति का फायदा उठा के आक्रमण कर देता है, क्योंकि कश्मीर मुसलमानों की संख्या अधिक थी और पाकिस्तान बना था वो मुसलमानों की संख्या थी। यही भरोसा था क्या पाकिस्तान पर जितना मुसलमान था वो हमें साथ देगा और कश्मीर हमारे साथ आ जाएगा। तो पाकिस्तान जैसे ही आक्रमण करता है तो भारतीय सेना वहां जाएगी नहीं, क्योंकि भारत से मिला नहीं था। इसी स्थिति में क्या करता है आपका कश्मीर का राजा का नाम है आपका हरि सिंह, ध्यान रखिएगा कश्मीर का राजा का नाम है हरि सिंह। जब यहां पर आक्रमण किया तो भारतीय सेना जाएगा नहीं, क्योंकि भारत में मिला नहीं है। तो हरि सिंह क्या करता है यहां पर भारत को क्या करता है सेना भेजने के लिए। तो भारत सरकार यहां चालाकी का काम क्या करता है, भारत सरकार इसको सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराता है और राजा हरि सिंह भी कहता है क्या हम कश्मीर को भारत में मिला रहे हैं। तो कश्मीर को सहमति पत्र पर जैसे ही हस्ताक्षर करता है तो भारतीय सेना कहां पहुंचती है कश्मीर पहुंचती है और वहां पर आक्रमणकारी जो था पाकिस्तान का आक्रमणकारी था जो इन सभी को क्या किया वहां से भगा दिया। कहां से कश्मीर से इन सभी को जो आक्रमण कर रहा था इनको बहुत दूर तक खदेड़ दिया। कब खदेड़ा जब राजा हरि सिंह भारत में मिलने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तब यहां पर जाके क्या किया भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के आक्रमणकारी था इन सभी को भगाया। लेकिन क्या हुआ था क्या इस राजा हरि सिंह को आने और साइन करने में कुछ लेट हो गया था। तो उस स्थिति में पाकिस्तान वाला क्या किया था कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने में मिला लिया, जिसे वो लोग क्या किस नाम से जानता है आजाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तानी जानता है। किसके नाम से आजाद कश्मीर के नाम से जानता है, जिसे हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। यानी कि जब वो आक्रमण किया था और राजा हरि सिंह को मिलने में इस स्थिति में क्या किया था पाकिस्तान वाला कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने में ले लिया था, जिसे हम लोग आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनके बाद क्या होता है आक्रमणकारी को यहाँ भारतीय सेना जाती है कश्मीर में, आक्रमणकारियों के क्या करता है खदेड़ देता है। उनके बाद ये मामला क्या होता है जो भारत पाकिस्तान और कश्मीर वाला मामला क्या होता है संयुक्त राष्ट्र संघ जाता है। कहां जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में यह मामला चला जाता है और युद्ध में क्या होता है विराम लग जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, युद्ध वहीं पर क्या होता है रुक जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ आपको मोटा तौर पर बताते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। ठीक है, जब हम लोग अगला जो सेकंड बुक है उसमें इसको अच्छी प्रकार से देखें, एक चैप्टर ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितना भी मामला होता है उन सभी मामलों को निपटारा करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो भारत और पाकिस्तान का जो मामला था कश्मीर वाला, तो ये भी मामला कहां चल जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ और यहीं पर यह मामला चलता रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में निपटारा करने के लिए। अब स्थिति समान हो जाती है और इसी समय क्या हो रहा था भारत का संविधान बन रहा था और कश्मीर को उसी समय क्या किया गया विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1947-48 के समय हमारा संविधान बन रहा था तो कश्मीर को क्या किया विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है समाप्त हो गया। ठीक है, और स्थिति वहां पर समान रूप से बहाल हुआ और क्या हुई युद्ध भी रुक गया और कश्मीर आजाद कश्मीर जो था कश्मीर आजाद हो गया था और स्थिति समान हो गया था और कश्मीर में क्या होता है विशेष राज्य का संविधान में हमारा दर्जा कश्मीर को दे दिया जाता है। इसी बीच क्या होता है स्थिति में काफी परिवर्तन होता है। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और कश्मीर का आपका पता ही उसका अलग संविधान था, अलग झंडा था, ये सब बात आपको पता ही होगा जो अभी वर्तमान समय में कुछ नहीं है। अब क्या होता है 1953 में क्या होता है 1953 में क्या होता है कश्मीर में क्या होता है यहां पर क्या होता है एक व्यक्ति का नाम है गुलाम बख्शी। क्या नाम है बख्शी गुलाम, याद रखिएगा बख्शी गुलाम। यह क्या करता है बख्शी गुलाम संविधान बनाता है, कहां का बनाता है कश्मीर का। यह क्या करता है बख्शी गुलाम क्या करता है 1953 में संविधान, युद्ध वाला मामला ऊपर ही खत्म हो गया, युद्ध हार गया पाकिस्तान चल गया और मामला कहां चल गया संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब बख्शी गुलाम क्या करता है यहां पर संविधान बनाता है, कहां का बनाता है कश्मीर का, जिसमें क्या कहा गया कि भारत का अभिन्न अंग कहा गया जम्मू कश्मीर को। इसी संविधान में क्या कहा गया था भारत का अभिन्न अंग किसको कहा गया जम्मू कश्मीर को। और 26 जनवरी 1957 को क्या होता है यहाँ पर 26 जनवरी 1957 को क्या होता है संविधान लागू होता है और समान रूप से कश्मीर में शासन चलने लगता है। यहां तक तो बात क्लियर है। क्या आक्रमण किया 47 में तो
राजा हरि सिंह आके भारत में क्या करता है, विलय पत्र पर, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता है, भारत में विलय करता है और हमारी भारतीय सेना जाकर इन सभी को, आक्रमणकारियों को खदेड़ देता है और यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ चल जाता है। उनके बाद क्या होता है, स्थिति समान रूप से बहाल होता है और हमारे संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। बख्शी गुलाम 1953 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाता है। 26 जनवरी 1957 को संविधान लागू होता है। उनके बाद स्थिति सामान्य हो जाता है और वहां पर क्या होता है, स्थिति समान रूप से और शासन चलने लगता है। यहां तक तो बात क्लियर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ हम डाल ही देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे होता क्या है। 1957 से यहाँ पर समान रूप से तो चल ही रहा था। अब देखिए पाकिस्तान वाला फिर भी नहीं मानेगा, फिर यहाँ पर कमीनापंथी करता है। सुनिए होता क्या है। लेकिन असंतुष्ट पाकिस्तान क्या करता है, 1965 में दूसरा आक्रमण कर देता है। कहां पर करता है, यही आपका 1965 में दूसरा आक्रमण करता है। यही अब करता है आपका कहां, कश्मीर में दूसरा आक्रमण करता है। 1965 आक्रमण करता है। इसमें पाकिस्तान की पराजय होता है और लाहौर क्षेत्र तक भारतीय सेनाओं ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान यहाँ हारता भी है, अपना क्षेत्र जो है लाहौर, वहां वह भी हार जाता है और भारतीय सेना यहाँ पर भी कब्जा कर लेता है। पाकिस्तान 1965 के युद्ध में हारा तो हारा, अपना क्षेत्र भी लाहौर से हाथ धो बैठता है। उनके बाद क्या होता है, जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता होता है। ध्यान से देखिएगा, जनवरी 1966 में अब होगा आपका ताशकंद समझौता। कब होता है आपका, 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1966 में, जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता होता है, जिसके अनुसार भारत ने पाकिस्तान को अपना कब्जाग्रस्त क्षेत्र लाहौर क्षेत्र को भी वापस कर देता है और अपनी समस्या के समाधान का संकल्प लिया। देखिए होता क्या है, 1965 में दूसरा आक्रमण करता है भारत पर पाकिस्तान वाला, वह भी हार जाता है। हारने के बाद क्या करता है, अपना क्षेत्र लाहौर था उसको भी हार जाता है। उनके बाद जनवरी 1966 में भारत से क्या करता है, एक समझौता करता है जिसे हम लोग ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। भारत इसे भीख के रूप में क्या करता है, लाहौर क्षेत्र पर जो कब्जा किया था लाहौर को दे देता है और कहता है जो भी मामला होगा भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देश आपस में समझौता कर लेंगे। 1965 का मामला यहां खत्म हो गया। 1965 में ताशकंद समझौता के तहत आपका लाहौर क्षेत्र जो भारत कब्जा किया था उसको लौटा देता है। अब देखिए फिर क्या होता है, चलिए इसी में समझा दे, ठीक है। 1965 की लड़ाई के पराजय से राष्ट्रपति अय्यूब खान का नेतृत्व पतन हो गया। देखिए 1965 में जो लड़ाई किया था उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति था आपका अय्यूब खान। याद रखिएगा, उस 1965 की लड़ाई के समय पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था उसका नाम था अय्यूब खान। यह क्या था, जैसे ही हारा पाकिस्तान वाला, इसका सरकार भी यहीं पर खत्म हो जाता है। कहता है इसकी सरकार में हार गया, इसका सरकार भी पतन हो जाता है। इनके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति बनता याह्या खान। ये भी नहीं मानेगा, ये भी देखिएगा अभी क्या करता है, आक्रमण करेगा। अय्यूब खान का जैसे ही खत्म होता है, खान है, ठीक है, अय्यूब खान का पतन होता है। उनके बाद बनता है याह्या खान और दिसंबर 1971 में याह्या खान भी क्या करता है, यहाँ पर आपका आक्रमण कर देता है। 71 में तीसरी बार क्या करता है, याह्या खान के सरकार के नेतृत्व में क्या होता है, ये भी तीसरी बार आक्रमण कर देता है। तीसरी बार आक्रमण करता है। ये बार भी क्या होता है, पाकिस्तान वाला हार, भारत से पाकिस्तान वाला आज तक नहीं जीता है और आने वाला समय में भी देखिएगा नहीं ही जीत पाएगा पाकिस्तान वाला। 71 में क्या होता है, तीसरी बार भी आक्रमण होता है और हार जाता है। उसके बाद पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ता है। उनके बाद याह्या खान भी राष्ट्रपति पद से हट जाता है। उनके बाद बनता है आपका जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्हें हम लोग भुट्टो के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो, शॉर्ट में लिखे, ठीक है। याद रखिएगा, याह्या खान भी, अय्यूब खान 1965 में जब राष्ट्रपति रहता है वह समय 65 में करता, वो भी हार जाता है। उनके बाद याह्या खान बनता है, 71 में करता है तीसरी बार, ये बार भी पाकिस्तान वाला हार जाता है। उनके बाद बनता है यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो, जो क्या करता है 1972 में फिर ये एक बार समझौता करता है। 1972 में क्या करता है, शिमला समझौता किया जाता है। 1972 में होता है आपका शिमला समझौता। किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है, फिर से शिमला समझौता होता है, जिसमें क्या कहा गया, दोनों देश में अब फिर से जो विवाद होगा दोनों देश अपने आपस में मिलकर उस विवाद का निपटारा कर लेंगे। उनके बाद उसी प्रकार से वह स्थिति आप अब तक देख सकते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच किस प्रकार का विवाद चलते आ रहा है। और यही आपका था कश्मीर समस्या। पहला 47 में आक्रमण करता है, उस समय भी हार जाता है। 65 में आक्रमण करता है अय्यूब खान के नेतृत्व में, जो लाहौर क्षेत्र से ही हाथ धो बैठता है। जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता करता है, भारत लाहौर को वापस कर देता है। उनके बाद याह्या खान राष्ट्रपति बनता है, ये भी 1971 में
तीसरी बार आक्रमण करता है, फिर से हार जाता है। उनके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो वहां का राष्ट्रपति बनता है और 72 में शिमला समझौता का, तो याद रखिएगा 2 समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता, दूसरा बार आक्रमण किया था तब, और तीसरी बार आक्रमण किया था वो शिमला समझौता था। आई होप आपको हैदराबाद और मणिपुर कश्मीर की समस्या पूरी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो को पॉज करके पीछे देखकर आप समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बगल में बेल आइकन को उसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।